Hello students, how are you all? Hope you're doing well. टॉपिक देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि आज हम लोग क्या समझने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से करने वाले, राइट? ये आपके 10th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी में साइंस में लाइफ प्रोसेस में दिया हुआ टॉपिक है हेमोडायलिसिस और यू कैन से आर्टिफिशियल किडनी। ओके, सो बेसिकली किडनी करती क्या है? व्हाट किडनी डू इन अवर बॉडी? क्या लगता है किडनी क्या करती है? सो किडनी ब्लड को फिल्टर करती है, यूरिन बनाती है और यू कैन से मेजरली नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालती है, मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालती है। सही है, परफेक्ट। अब ये कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि नेफ्रॉन के अंदर भैया 3 प्रोसेस होती है। पहले तो ब्लड फिल्टर होता है फ्रॉम बॉमेंस कैप्सूल, फिर रीनल ट्यूब्यूल से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं काम की उसको रीअब्सॉर्ब किया जाता है, राइट? और तीसरा ट्यूबुलर सिक्रीशन, जिसमें जो अनवांटेड टॉक्सिक मटेरियल है जो फिल्ट्रेट में नहीं आए उसको वापस ब्लड से फिल्ट्रेट में डाला जाएगा और यूरिन से के थ्रू उसको बाहर निकाला जाएगा। सिंपल सी बात है, सही है। अब जब रीअब्सॉर्प्शन होता है तब क्या होता है? देखो, जब फिल्ट्रेशन होता है ना बेसिकली, तो जस्ट अ मिनट, फिल्ट्रेशन जब होता है तो फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि करीबन आपको अगर पता होगा तो एक दिन में 24 घंटे में दोनों किडनी मिलकर 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करती है। मतलब उतना फिल्ट्रेट बनता है, कितना? 180 लीटर, बराबर। लेकिन उसमें से ट्यूबुलर या फिर सिलेक्टिव सिक्रीशन में क्या होता है कि 178 टू 179 लीटर क्या होता है? रीअब्सॉर्ब हो जाती है इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, या फिर वाटर है, या कुछ मिनरल्स है, राइट? और इसलिए क्या होता है कि यूरिनेशन कितनी होती है हमारी एक दिन में? 1 to 2 लीटर ओनली, उतना ही बच जाएगा ना 180 में से, सही है। सो वहां पे 3 अच्छे से प्रोसेस होती है, लेकिन यहां पे इन दिस केस ये क्या है आपका? हीमोडायलिसिस एक प्रोसेस, एक मेथड है जहां पे हम लोग एक डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम है डेफिनेटली हीमोडायलाइजर, विच विल एक्ट एज अ आर्टिफिशियल किडनी। इट विल एक्ट एज अ आर्टिफिशियल किडनी। ये आपको ऑलरेडी पता है। मतलब कि जो काम किडनी नहीं कर रही वो काम कौन करेगा? ये करेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं कि एक हमारे पास पेशेंट है, लेट्स से कि रामू का एक पेशेंट है ना, और रामू काका को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है ना, यूरिनेशन में या फिर मेटाबॉलिज्म में या डाइजेशन में बहुत सारे इशू आ रहे हैं। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने रिपोर्ट निकलवाया, डॉक्टर ने देखा अरे बाप रे, ये तो किडनी फेल हो गई इसकी, मतलब के कुल मिला के एक्यूट किडनी, एक्यूट रीनल फेल्योर हो गया है ना। अब डॉक्टर ने बोला एक काम करो रामू काका, क्रिटिकल कंडीशन तो लग रही है लेकिन आप मेडिसिन लेकर थोड़ा ट्राई कर लो 1 महीने के लिए। रामू काका ने भाई डाइट फॉलो किया, एक्सरसाइज करी, मेडिसिन ली, फिर भी कुछ रिजल्ट नहीं आया दूसरे रिपोर्ट में। अब डॉक्टर ने क्या बोला कि भैया यू शुड गो फॉर डायलिसिस। देखो डायलिसिस प्रोसेस है ना, इतना इजी नहीं है, क्रिटिकल है, क्योंकि उसको करीबन 5 से 6 घंटा लगता है करने के लिए, कम से कम बता रहा हूं मैं। वीकली 2 से 3 बार डॉक्टर के पास विजिट करना, मतलब जाना पड़ता है प्रोसेस करवाने के लिए, सही है। एक टाइम का खर्चा करीबन 2 से 3 हजार रुपये आता है, बहुत महंगा है। और इतना सब कुछ करने के बाद भी, कुछ सालों के बाद भी पॉसिबिलिटी ये है कि रिकवरी ना आए, या फिर रिकवरी आ भी सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, सही है। देखो, तो आज हम लोग समझने वाले भैया कि ये जो है हेमोडायलिसिस वो क्या है, किस तरीके से है। यहां पे देखो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ह्यूमन हैंड लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? ह्यूमन हैंड, मतलब कि आदमी का हाथ ऐसा रखा हुआ है, ह्यूमन हैंड यहाँ पे रखा हुआ है ऐसे। देखो डायलिसिस एज पर द पेशेंट कंडीशन या फिर डॉक्टर कन्वीनियंस के हिसाब से कहीं से भी कर सकते हैं डायलिसिस में, राइट? तो यहां से भी हो सकता है डायलिसिस, यहां से भी हो सकता है, पैर से भी हो सकता है। वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसको कोई बाकी डिसीज है या नहीं है ना, बहुत सारी चीजें उसके अंदर होती है। लेकिन अभी के लिए एज पर एनसीईआरटी यहाँ पे हाथ दिया हुआ है लाइक दिस, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्यूब फ्रॉम आर्टरी, मतलब ये ट्यूब किससे कनेक्टेड है? आर्टरी से कनेक्टेड है। मतलब ब्लड कहां से आएगा? फ्रॉम आर्टरी इटसेल्फ, फ्रॉम आवर बॉडी, और दिस ट्यूब इज कनेक्टेड टू वेन। ये ट्यूब कहां जा रही है? वेन में जा रही है। तो यहां पे लिख देते भैया कि ये आर्टरी से कनेक्टेड है और ये वेन से कनेक्टेड है। क्लियर इतना? चलो ये क्लियर हो गया। अब यहां पे पूरे ये सेटअप को, पूरे डिवाइस को देखने का, समझने का ट्राई करते हैं। ये पूरे सेटअप में 2 चीज बहुत काम की है। एक चीज जो आपके सामने है दैट इज डायलाइजिंग फ्लूइड, दूसरा है सैलोफिन ट्यूब, ठीक है। नाउ इसको अभी थोड़ा हम लोग समझने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले लेते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड। देखो डायलाइजिंग फ्लूइड को यहां से इनलेट करेंगे, यहां से डालेंगे फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड, और यहां से यूज्ड डायलाइजिंग फ्लूइड को निकाल लेंगे, ठीक है। यहां से उसको बाहर निकालेंगे, उसको रिसाइकल करके वापस अपन यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट डायलाइजिंग फ्लूइड को कैसे बनाया जाता है, क्या होता है उसके अंदर, वो समझते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी के लिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम मानते हैं कि हमारा जो मेजर मेटाबॉलिक वेस्ट है या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट है ह्यूमन का, कौन सा है? यूरिया।
तो हम लोग यूरिया को मान के चलते हैं, तो यहां पे यूरिया लिखा हुआ है मैंने ऑलरेडी। सो डायलाइजिंग फ्लूइड को कैसे बनाया जाएगा? डायलाइजिंग फ्लूइड का कंपोजिशन सेम रहेगा, एग्जैक्टली सेम रहेगा विद दैट ऑफ आवर ब्लड प्लाज्मा। किसके जैसा रहेगा? ब्लड प्लाज्मा के जैसा, बट माइनस यूरिया। इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि ब्लड प्लाज्मा में यूरिया है लेकिन डायलाइजिंग फ्लूइड में यूरिया नहीं है। ठीक है, ये क्लियर है? पूरा कंपोजिशन सेम एज दैट ऑफ ब्लड प्लाज्मा, लेकिन यूरिया डायलाइजिंग फ्लूइड में नहीं रहेगा। क्लियर है? उसके बाद सेलोफियन ट्यूब। सेलोफियन ट्यूब जो एक यू कैन से सेलुलोज डेरिवेटिव, सेलुलोज से बनाया जाता है डेफिनेटली। तो उसको भी किस तरीके से फ्रेम किया जाएगा कि इट विल एक्ट एज अ सिलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल फॉर यूरिया ओनली, ओनली फॉर यूरिया। ठीक है, यूरिया के लिए ही ये सिलेक्टिवली परमिएबल रहेगा, मतलब कि ये अपने आप में से पास होने देगा, ट्रांसफर होने देगा ओनली यूरिया को। सही है? अभी पूरा सेटअप आपको देख के क्लियर हो गया होगा कि मैकेनिज्म क्या होने वाला है। क्लियर है? तो देखो यहां पे, यहां से ब्लड आएगा, ओके, ये ट्यूब आर्टरी से कनेक्टेड, यहां से ब्लड आएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, तो यहां पे ट्यूब के अंदर क्या दिया हुआ है? ट्यूब के अंदर क्या है? ब्लड है पेशेंट का, जो आपके सामने है। सही है? अब क्या होगा कि आपको ऑलरेडी पता है कि ब्लड में यूरिया है लेकिन डायलाइजिंग फ्लूइड में यूरिया नहीं है। सही है? तो यहां से यूरिया, अकॉर्डिंग टू सिंपल डिफ्यूजन और पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस, यूरिया विल मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहां भी यूरिया विल मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इस तरीके से ये पूरा पाथवे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। और जैसे मैंने बताया, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है, करीबन 5 से 6 घंटा प्रोसेस को लगता है। सही है? ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए, है ना? और यहां से भी फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड डालना पड़ेगा और यहां से भी कंटिन्यूसली निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब मैनेज करना है, मेंटेन करना है। मतलब कि यूरिया का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो दोनों में डिफरेंस उसका ज्यादा होना चाहिए, अलग अलग, मतलब ज्यादा डिफरेंस हो कॉन्सेंट्रेशन का कुल मिला के, है ना? ओके, अब यहां पे बहुत सारी चीजें मेंटेन की जाती है, जैसे ये पूरे के पूरे डिवाइस में टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, एक डायलाइजिंग फ्लूइड का पीएच मेंटेन किया जाता है, ओके, एक पर्टिकुलर प्रेशर जो होता है वो मेंटेन किया जाता है। तो बहुत क्रिटिकल चीजें हैं ये सब, इतना इजी नहीं है, लेकिन हमने शायद, मुझे लगता है कि आप लोगों ने पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है वो अच्छी तरीके से समझ लिया। सही है? नाउ इसमें क्या होता है, देखो इसमें और एक चीज भी होती है, जैसे ब्लड अगर हम बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं तो ब्लड क्लोट हो जाएगा। तो ब्लड क्लोटिंग को रोकने के लिए जो हमारी बॉडी का नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है जिसका नाम है हिपैरिन, तो हिपैरिन को यहां पे डालेंगे, हिपैरिन का सॉल्यूशन डालेंगे यहां पे, राइट? पूरी प्रोसेस होने के बाद वापस जब ब्लड हमारी बॉडी में जाएगा तो यहां पे हम डालेंगे एंटी हिपैरिन। सही है? तो ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें है। ओके, यहां पे हमने सिर्फ बात करी है यूरिया की, लेकिन यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन या बाकी वेस्ट भी हम लोग यहां पे निकाल सकते हैं, मतलब बॉडी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? बाय मैनेजिंग दी कॉन्सेंट्रेशन और कॉम्पोजिशन ऑफ दिस डायलाइजिंग फ्लूइड। डायलाइजिंग फ्लूइड का कॉम्पोजिशन हम लोग चेंज करें तो बाकी जो वेस्ट है बॉडी के, नाइट्रोजनस वेस्ट या टॉक्सिक वेस्ट, से जैसे मैंने बताया कि यूरिक एसिड है या फिर क्रिएटिन या फिर बहुत सारे और भी है, तो उसको भी हम लोग बॉडी से बाहर आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? डायलाइजिंग फ्लूइड का कंपोजिशन चेंज करके, कंसंट्रेशन चेंज करके। सही है? परफेक्ट। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये पूरा आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप ध्यान से देखो तो आर्टरी से ब्लड आ रहा है जो ऑक्सीजनेटेड रहेगा, और पूरा प्रोसेस होने के बाद वेन में ब्लड जा रहा है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बराबर है? ये पूरी की पूरी प्रोसेस में कहीं पे भी गैसियस एक्सचेंज नहीं हुआ है, जैसे हमारे लंग्स के एल्वेलाई में होता है या फिर हमारे टिश्यू में होता है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि हम ब्लड को आर्टरी से निकालें और वेन में डायरेक्ट डाल दें? राइट? इसका आंसर आपको ढूंढना है और नीचे कमेंट करना है। सही है? ओके, कमेंट आप ये भी कर सकते हो कि इसके बाद इसी तरीके से डिटेल में आपको कौन सा और एक टॉपिक पढ़ना है। ओके, 10th का, 12th का, बायो का, जो भी रहेगा। क्लियर है? उसके बाद और एक चीज है जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, मैंने कुछ नोट्स बनाई है। ये जो पूरा टॉपिक है एनसीईआरटी में दिया हुआ, इसके सिंपलेस्ट अंडरस्टैंडेबल नोट्स बनाई है। उसमें आपको सिंपलेस्ट नोट्स मिलेगी, उसके की पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं वो मिलेंगे। और ये टॉपिक पे अब तक बोर्ड्स के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं विद सॉल्यूशंस वो आपको मिलेंगे। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाना है, वो लिंक को क्लिक करना है,
ओके, संकेत गांधी 111 करके मेरा ईमेल आईडी है, उस पर आपको क्लिक करके मेरे गूगल ड्राइव से डायरेक्टली आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है? आई होप कि आपको ये पूरा पता चला होगा। थैंक यू सो मच। किसी और टॉपिक के साथ बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।